जय हिंद दोस्तों। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि आप अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरह से कर रहे होंगे या फिर उसमें लगे होंगे। आज मैं क्लास 10th के लिए यानी कक्षा 10 वालों के लिए जितने सिलेबस में रासायनिक अभिक्रिया दी हैं जो इम्पोर्टेंट है, पेपर में बार बार आता ही है, चाहे आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठाकर देख लो, आपको वह अभिक्रिया कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो उन्हीं अभिक्रियाओं को मैं आपके सामने लाया हूं और इन सब अभिक्रियाओं को बस मुझे 20 मिनट टाइम दीजिए, आपको मुंह जबानी एकदम रटवा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी बोर्ड्स में क्लास 10th वालों के लिए खासकर है, ये जो भी बोर्ड्स में रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं वो सभी अभिक्रियाएं मैंने यहां पर लिख दिया है, जो आपको दिख रहा होगा। टोटल 10-12 अभिक्रियाएं हैं जो हर बार उसमें से ही आपका कुछ ना कुछ आता ही है, इसके अलावा आपको कुछ दिखेगा भी नहीं, ये भी बात है। तो उन्हीं अभिक्रियाओं को यहां पर आपके समक्ष लाया हूं और उन अभिक्रियाओं को हम देखेंगे कि उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कैसे नहीं होती हैं। बहुत बच्चों को यह दिक्कत होती है कि रासायनिक अभिक्रिया उन लोग को समझ में नहीं आता है कि आखिर किसको किस में जोड़ना है और किसको किसको मिलाकर यौगिक बनाना है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं समस्याओं का निदान करने मैं आपके समक्ष आया हूं और आप लोग बस एक बार ध्यान से इस लेक्चर को देख लीजिए। आपका कुछ नहीं तो 8 से 10 नंबर बोर्ड्स में, खासकर साइंस वाले पोर्शन में, रसायन विज्ञान में 10 नंबर आपका फिक्स है ये। ठीक, तो हम ज्यादा टाइम न लेते हुए आपका ये लेक्चर शुरू करता हूं। ध्यान से देखिएगा, एक एक रासायनिक अभिक्रिया आपके मुंह जुबानी रटवा दूंगा, ये मेरी गारंटी नहीं, गारंटा है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ रासायनिक अभिक्रिया लिखी गई हैं, मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, या फिर मुझे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, मुझे मुंह जुबानी वैसे भी याद है। तो मैं आपको केवल नोट्स बनाने के लिए यहाँ पर ये कुछ रासायनिक अभिक्रिया लिख दिया हूं और इन रासायनिक अभिक्रिया को आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर आपको याद करा देता हूं। एक एक अभिक्रिया को देखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको नहीं भी आता है तो मेरी बातें बस सुनकर जाइए, आप वहां पर ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि उस रासायनिक अभिक्रिया को एकदम अच्छे तरह से लिख कर आएंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए आपको पहले ही रासायनिक अभिक्रिया दिखा देता हूं कितना है, और इन्हीं रासायनिक अभिक्रिया को मैं एक एक कर आपको एकदम डिटेल में समझाता हूं कि आखिर इसमें होता क्या है। जैसे यहां पर देखिए, पहली रासायनिक अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया, इसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये आपका बोर्ड्स में लगभग हमको लगता है हर साल किसी न किसी सेट में मिलता ही है। तो यहां पर वही अभिक्रिया लिखा हूं जो इंपॉर्टेंट है और बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर पहला योगात्मक अभिक्रिया हो गया, यहां पर दूसरा देखिए विघटन अभिक्रिया हो गया। ये 3 प्रकार का होता है, आपको दिख रहा होगा, प्रकाश विघटन अभिक्रिया, फिर तापीय विघटन अभिक्रिया होता है, फिर आपका क्या होता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया होता है। जैसे देखिए विद्युत अपघटन अभिक्रिया है, इधर देखेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया था, वहां पर देखिए तापीय अपघटन है, विद्युत अपघटन है, वो 3 प्रकार का होता था। फिर यहाँ देखिए विस्थापन अभिक्रिया है, फिर आपको विस्थापन के बाद इधर दिख जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इधर आ जाइए, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर यहाँ पर आप नीचे आइए, देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया यहाँ पर दिखाया गया है। फिर इसके जैसे नीचे आएंगे तो इसके बाद आपको रेडॉक्स अभिक्रिया नजर आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया आपको नजर आ रहा है। फिर आपको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये भी पेपर में आया सवाल है। उष्मा शोषी अभिक्रिया, ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है। फिर यहाँ पर देखिए आपको आगे दिखेगा कुछ रासायनिक अभिक्रिया, जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये तो वेरी 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 जितना वेरी कह लीजिए उतना इंपॉर्टेंट है।
उदासीनीकरण अभिक्रिया लगभग हर साल पेपर में आता ही आता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। फिर आपका एक दहन आता है, दहन भी पेपर में पूछा हुआ सवाल है। फिर आपको एक और यहाँ पर रिएक्शन दिख रहा होगा जिसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं को एक एक कर हम बकायदे सीखेंगे यहाँ पर कैसे क्या होता है और इसमें कैसे दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाएंगे या क्या नहीं करेंगे, ये सब चीजें यहाँ पर सीखेंगे। तो ये जो भी रासायनिक अभिक्रिया लिखा हूं, एक बार मैं एक नया पेज लेकर इसको बकायदे आपको समझा देता हूं, फिर एक बार वही चीज आपको यहाँ पर रिवाइज करा दूंगा। आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और रासायनिक अभिक्रियाएं भी याद हो जाएंगी। इसमें मैं कुछ और रासायनिक अभिक्रियाएं ऐड करूंगा, ये थोड़ा सा लेक्चर बढ़ा जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि 10 में जितने रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं बोर्ड्स में वो सारा मैं लिख दिया हूं, और जो भी 2-3 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसको मैं इसी में आगे बता दूंगा आपको। चलिए, तो ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं रिएक्शन नंबर 1 से, जिसका नाम है क्या, योगात्मक अभिक्रिया, या उसी को संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, या फिर उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, हम एक नया पेज लेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए इधर देखिए, पहला आपको मैंने अभी बताया कि पहले रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या है। पहले रासायनिक अभिक्रिया का नाम है आपका क्या, संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन अभिक्रिया, या इसी को हम बोलते हैं संयोजन, या इसी को हम बोलते हैं क्या, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, आगे नोट्स में लिखा हुआ है, वहां से देख लीजिएगा आप लोग। आखिर ये है क्या चीज, इस चीज को समझिए। अगर इसकी परिभाषा बताऊं तो परिभाषा ध्यान सुनिए। यदि दो या दो से अधिक पदार्थ, यदि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या फिर कह लीजिए एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वैसी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया तो यहां देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 पदार्थ है, मैंने एक पदार्थ ले लिया ए, दूसरा पदार्थ ले लिया क्या, बी। मैंने एक पदार्थ ले लिया ए, दूसरा पदार्थ क्या ले लिया, बी। अब इन 2 पदार्थों का मैं एक दूसरे में मिलाता हूं, इन 2 पदार्थों को, और इनकी आपस में क्रिया कराते हैं। जब इन 2 पदार्थों को मिलाएंगे तो बताइए क्या बनेगा, ए बी बनेगा। क्या बनेगा, ए बी। आप जानते हैं कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक, या इसी को हम बोलते हैं क्रियाकारक। क्या कहते हैं, क्रियाकारक। और अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आई। अब ये है क्या, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया कि एक पदार्थ है, बी दूसरा पदार्थ है, इन दोनों को आपस में क्रिया करा दिया गया तो एक नया पदार्थ बन गया क्या, ए बी। ठीक, तो वही परिभाषा में बताया हूं कि जब 2 या 2 से अधिक, जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, अधिक भी हो सकता है, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, एकल पदार्थ होना चाहिए। ठीक, तो वैसी अभिक्रिया ही संयोजन कहलाएगी। अब ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कर लिया, यहां पर एक पदार्थ के रूप में ले लिया क्या, कार्बन। ठीक, अब इस कार्बन की क्रिया मैंने किससे करा दिया, ऑक्सीजन से करा दिया। इस कार्बन की क्रिया किससे करा दिया, ऑक्सीजन से करा दिया। तो जब कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा।
तो यहां देखिए दो पदार्थ है, एक आपका कार्बन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कार्बन, एक आपका क्या दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, और एक आपका क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, और दोनों मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किए हैं जिसको हम उत्पाद कहते हैं, और इसका नाम होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो अभिक्रिया समझ में आया? फिर से सुनिए, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ये था हमारा क्या, पहला प्रकार। दूसरी अभिक्रिया का नाम है, दूसरी अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। ये कई नामों से जाना जाता है। तो दूसरी अभिक्रिया का मैं यहाँ पर नाम लिखता हूं, जिसमें दूसरी अभिक्रिया का नाम देखिए, दूसरी अभिक्रिया का नाम है, इसी को हम वियोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वियोजन। इसी को हम विघटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विघटन। इसी को हम और एक किस नाम से जानते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, अपघटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपघटन। इंग्लिश में बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर आप पहला अभिक्रिया ध्यान से देखे होंगे तो उसी का जस्ट उल्टा ये है। उसी का उल्टा कहने का मतलब ये है कि इसमें देख रहे थे दो या अधिक पदार्थ मिल रहा था और एकल पदार्थ का निर्माण कर रहा था। इसमें क्या होगा कि एकल पदार्थ रहेगा और वह दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होगा, टूट जाएगा, विघटित हो जाएगा या वियोजित हो जाएगा, जो मन करे सो कह लीजिए। परिभाषा भी सेम उसी तरह होगी। परिभाषा सेम उसी तरह कहने का मतलब क्या है, यहां पर ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर एक ले लिया पदार्थ ए बी, ठीक, और किसी बाह्य कारक की वजह से, बाह्य कारक का मतलब मैंने इसको गर्म कर दिया या उष्मा दे दिया, जो मन करे सो कर दीजिए, किसी बाह्य कारक की वजह से ये क्या हो गया, दो पदार्थों में टूट गया, ए और बी। तो बताइए इसी का ये उल्टा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यानी इसमें क्या हो रहा था, ये दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे थे, और इसमें क्या होगा, एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होता है, टूट जाता है या वियोजित हो जाता है, या फिर कह लीजिए क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। तो परिभाषा भी सेम उसी तरह होगी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित होता है या विघटित होता है, उसे विघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर आपको यहां पर दे दिया गया है। एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल में सूत्र लिया जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, आप लोग जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3। अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट को कई नामों से भी जाना जाता है। पहला नाम तो वही हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा नाम इसका होता है संगमरमर, इसी को संगमरमर भी कहते हैं। इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलिए या फिर संगमरमर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को संगमरमर कहते हैं। इसी को हम खड़िया या चाक भी बोलते हैं, इसी को CaCO3 को। जब इसको हम क्या करेंगे, उष्मा देंगे। क्या करेंगे, उष्मा देंगे। उष्मा देने का मतलब इसको गर्म कीजिए। जब इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा। किस में टूटेगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर CO3 दिख रहा है, तो CO3 से हम CO2 क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि CO2 को हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। अब CO2 बाहर निकल गया तो बताइए बचा क्या यहाँ पर, यहाँ पर बचा CaO, यानी यहाँ आप मिल जाएगा क्या, CaO। और CaO का भी बहुत सारा नाम है जो आप मार्केट में देखते हैं। आप मार्केट से जो चूना खरीद कर लाते हैं ना,
उसी को बोलते हैं क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर चूने का सूत्र पूछे तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। अगर इसी में हम H2O मिला देंगे, जल मिला देंगे, तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CaOH का ट्वाइस। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ये जो CaO मिला है इसको बिना बुझा हुआ चूना कह लीजिए, या फिर इसको आप कह लीजिए क्या, इसको आप कह सकते हैं सिंपल में कैल्शियम ऑक्साइड बोल दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर बिना बुझा हुआ चूना। तो मैं इसको सिंपल लिख देता हूं क्या, कैल्शियम ऑक्साइड लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए, ये क्या था, दो रिएक्शन था। अब ये जो विघटन, वियोजन या फिर अपघटन पढ़े हैं, ये अभी आपको बताया था कितने प्रकार का होता है बताइए। तो ये आपका 3 प्रकार का होता है, और तीनों प्रकार एकदम सिंपल है। परिभाषा तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, बस मेरी बातों को सुनिए, परिभाषा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे विघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, क्या परिभाषा दिए हैं, परिभाषा में यह बताया गया है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में क्या होता है, विघटित होता है, वियोजित होता है या फिर अपघटित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन अपघटन या क्या कह सकते हैं, वियोजन अपघटन या फिर विघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगर यही विघटन अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो, अगर यही विघटन अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, प्रकाशीय विघटन अभिक्रिया। अगर यही विघटन अभिक्रिया, परिभाषा एक बार देख लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक अकेला पदार्थ टूटकर एक से ज्यादा उत्पाद देता है या एक से अधिक पदार्थों में क्या होता है, टूटता है, उसे हम क्या कहते हैं, विघटन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यह निम्न 3 प्रकार की होती हैं, आपको पहले ही बताया था। अगर देखो विघटन, वियोजन या अपघटन अगर प्रकाश की उपस्थिति में होगा तो उसको बोलेंगे प्रकाश विघटन अभिक्रिया। जैसे यहां पर लिखा गया है, वह विघटन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है प्रकाश विघटन अभिक्रिया कहलाती है। अगर यह अभिक्रिया प्रकाश की जगह क्या आ जाए, ताप की उपस्थिति आ जाए या उष्मा की उपस्थिति आ जाए, तो उसे हम कहते हैं तापीय विघटन अभिक्रिया। देखिए, अगर प्रकाश है, विघटन अभिक्रिया वहीं रहने दीजिए, बस यहां सामने अगर प्रकाश लग गया तो प्रकाशीय विघटन, यानी अगर कोई विघटन अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो उसे प्रकाशीय विघटन कहेंगे। परिभाषा याद हो गया। दूसरा इसका होता है क्या, दूसरे अभिक्रिया का नाम है तापीय विघटन बोलते हैं। तापीय विघटन का मतलब क्या, उसको टेम्परेचर देना है, टेम्परेचर देने का मतलब क्या, उष्मा देना है, तो उसी को सिंपल से कह देंगे वह विघटन अभिक्रिया जो ताप की उपस्थिति या फिर उष्मा की उपस्थिति में होती है उसे तापीय विघटन अभिक्रिया कहते हैं। और एक आपका होता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन सेम यही अभिक्रिया हो जाएगी, वह विघटन अभिक्रिया जो, देखिए इसमें प्रकाश की उपस्थिति था, उसमें क्या कर लीजिए, उसमें विद्युत यानी इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की कर लीजिए। वह अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब एक एक को उदाहरण से आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। जैसे ये प्रकाश विघटन अभिक्रिया है, वह विघटन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है प्रकाश विघटन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में AgCl लिया गया है, Ag को सिल्वर बोलते हैं, Cl को क्लोरीन बोलते हैं। जब मिलाएंगे तो दोनों का क्या सूत्र हो जाएगा, AgCl, और हिंदी में पढ़ेंगे इसको क्या, सिल्वर क्लोराइड। जानते हैं हैलोजन जब बाद में पढ़ा जाता है तो उसको हैलाइड पढ़ते हैं, और वही पहले पढ़ा जाएगा तो उसको हैलो पढ़ते हैं, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो ये आ जाता है। अब बाद में पढ़ेंगे तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड ये सब आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में लाया जाता है तो ये सिल्वर क्लोराइड 2 भागों में अलग हो जाता है। एक तो सिल्वर मिलता है जिसको हम चांदी भी बोलते हैं, रजत भी बोलते हैं, और यहां से क्या होता है, Cl2 का मतलब क्लोरीन गैस आपका बाहर निकल जाता है, या क्लोरीन आपका क्या होता है, बाहर निकल जाता है।
तो हुआ क्या बताइए, एकल पदार्थ था और ये क्या हो गया, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट गया। वही लिखे है ना, एक अकेला पदार्थ टूटकर एक से अधिक उत्पाद देता है। यहाँ उत्पाद कितने हैं, एक और दो, दो ठे उत्पाद हैं। ये क्या हो गया, प्रकाश विघटन अभिक्रिया। अगर दूसरा ध्यान से देखिए, इसके बाद अगर नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ नेक्स्ट देखिए, इसी का दूसरा प्रकार आपको बताया था, दूसरे को क्या कहते हैं, तापीय विघटन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है तापीय विघटन। अगर मैं आपको सिंपली लिख कर बताता तो टाइम बहुत ज्यादा लगता, इसलिए सिंपल लिख दिया हूं ताकि आपको भी नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, टाइम भी कम लगे और सारा रिएक्शन भी आप पढ़ लीजिए। यहां पर अगर ध्यान से देखिए तो ध्यान से देखेंगे तो तापीय विघटन अभिक्रिया, अभी परिभाषा बताया हूं, वह विघटन अभिक्रिया जो किसकी उपस्थिति में हो, ताप की उपस्थिति में हो या फिर उष्मा की उपस्थिति में हो। तो यहां पर देखिए, वह विघटन अभिक्रिया जो उष्मा की उपस्थिति में होती है तापीय विघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिया गया है, आयरन सल्फेट लिया गया है। ये एक्चुअल में आयरन सल्फेट बोलते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नाम क्या होगा, फेरस सल्फेट होगा। क्या होगा, फेरस सल्फेट, क्योंकि आयरन की संयोजकता 2 है तो फेरस होगा, अगर 3 रहेगा तो फेरिक, जैसे यहाँ पर फेरिक हो गया। तो ये फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट के ऊपर देखिए तीर के ऊपर डेल्टा बनाया गया है। डेल्टा का मतलब होता है ये उष्मा को दिखाता है, या फिर किसी पदार्थ को आप गर्म कर रहे हैं तो उस चीज को दिखाता है। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, उष्मा दिया जाएगा या टेम्परेचर दिया जाएगा उसको। तो ये फेरस सल्फेट जो होता है उष्मा पाता है, तो ये 2 भागों में अलग हो जाता है, 2 क्या 3 भागों में अलग हो रहा है, दिख रहा है वहां पर। हमको मिनिमम 2 चाहिए, 2 से अधिक कितना भी आ जाए उससे मतलब नहीं है। यानी एकल पदार्थ तो रहेगा और 2 या 2 से अधिक पदार्थों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, फेरिक ऑक्साइड दिख रहा है Fe2O3। यहाँ पे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और यहाँ क्या दिख रहा है, SO3। अब देखिए उसी का सेम एक यहाँ पर नीचे उदाहरण लिखा गया है, उदाहरण नहीं उसी का टाइप है, जिसको हम कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। और ये पेपर में आ चुका सवाल है, तो ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बात है, ये पेपर में आया हुआ सवाल है, ठीक ना। तापीय अपघटन पेपर में आया हुआ सवाल। अब यहां पर ध्यान से देखिए, आखिर ये है क्या, तापीय अपघटन। सेम वही परिभाषा है, परिभाषा एक बार फिर से आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए। वह रासायनिक अभिक्रिया या फिर ऐसे कह लीजिए वह विघटन अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति या फिर इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में होता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन, विद्युत विघटन, विद्युत वियोजन, जो मन करे वो नाम ले लीजिए, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए वही सेम चीज लिखा हुई है, वह विघटन या अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में हो, किसकी उपस्थिति में हो, विद्युत की उपस्थिति में। यहां पर अगर ध्यान से देखिए तो ये किसकी उपस्थिति में हो, विद्युत की उपस्थिति में हो, उसे क्या कहते हैं बताइए, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए NaCl, NaCl को आप सभी लोग जानते हैं, इसी को हम नमक भी बोलते हैं या इसी को हम साधारण नमक भी बोलते हैं। ठीक, तो NaCl को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, विद्युत दिया जाता है, तो NaCl क्या होगा, अपने 2 पदार्थों में क्या होता है, अलग हो जाता है। एक तो Na का मतलब क्या, सोडियम, और Cl2 का मतलब क्या, क्लोरीन। तो यहाँ पर देखिए Na आपका यहाँ से अलग हो गया और क्लोरीन यहाँ से आपका क्या हो गया, Cl2। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ पर NaCl है तो इसको Na और सिंपल Cl नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी समस्या ये है कि क्लोरीन को जब भी निकाला जाता है तो क्लोरीन एक द्विपरमाणु गैसें होती हैं। ये Cl2 या फिर मान लीजिए हाइड्रोजन निकालना है तो H2, जैसे फ्लोरीन निकालना है तो F2। तो ये द्विपरमाणु का मतलब क्या है, ये हमेशा हैलोजन जो होता है ना, ये H2 के रूप में बाहर निकलता है, इस रूप में बाहर निकलेगा। इसीलिए यहाँ पर Cl2 बाहर निकला है और बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, 2 बढ़ा दिया गया। आई बात समझ में, चलिए। तो ये था क्या, विघटन अभिक्रिया। थोड़ा सा लेंदी था, क्यों, क्योंकि इसके 3 टाइप्स थे, और तीनों टाइप्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और नहीं समझ में आएगा वीडियो एक दो बार देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि ये आपको नहीं समझ में आएगा। ये आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हूं।
ये कोई किताब का लैंग्वेज नहीं है, ये हमारा खुद का लैंग्वेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आ गया इस चैप्टर का वेरी 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 जितना कह लीजिए उतना है। इसको कहते हैं क्या, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी लगभग हर बार पेपर में आता है सवाल। ठीक, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मैं यहां पढ़कर दिखा देता हूं और इसी चीज को आपको एक नेक्स्ट पेज पर सिखा देता हूं ताकि ये याद हो जाए। देखिए यहां वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु धातु के लवण से कम क्रियाशील धातु को हटाती है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। भाड़ में जाओ। यहां देखिए इस चीज को समझिए क्या था, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहां पर आपको समझाता हूं। विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जान जाइए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये होता क्या है, ध्यान समझिए। सिंपल चीज बताता हूं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए विस्थापन का मतलब क्या होता है, उसको विस्थापित करना, सीधी सी बात। विस्थापन का मतलब किसी चीज को वहां से विस्थापित करना, यही विस्थापन कहलाता है। और विस्थापित कोई पदार्थ कर रहा है तो कहां जाएगा, वो पदार्थ तो उसके जगह पाएगा तभी तो दूसरे को विस्थापित करेगा। तो परिभाषा में वही चीज है। अच्छा ये बताइए, अगर कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर रहा है तो क्या वजह हो सकती है, वजह तो यही हो सकती है ना कि दूसरा वाला क्या होगा, शक्तिशाली होगा, मजबूत होगा, किससे, पहले वाले से, तभी तो आएगा। और दूसरे वाले को जो क्या होगा, शक्तिशाली नहीं होगा, कमजोर होगा, दुर्बल होगा, उसको आसानी से क्या कर देगा, हटा देगा। तो परिभाषा भी आपकी वही यहां पर लिखी गई थी। परिभाषा में क्या लिखा गया था, परिभाषा में लिखा गया था वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु किसी लवण के दूसरे कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित करता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी इसमें एक अधिक क्रियाशील धातु दूसरे किसी लवण के कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करेगा। अब आपको इसमें एक चीज याद होनी चाहिए, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, क्योंकि धातुओं की सक्रियता श्रेणी से ही आपको पता चलेगा कि कौन अधिक क्रियाशील धातु है और कौन कम क्रियाशील धातु है। तो इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आप चाहोगे तो यूज कर सकते हो धातुओं की सक्रियता श्रेणी याद करने के लिए। जैसे यहां पर समझिए, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के लिए एक ट्रिक है। जैसे हम लिख देते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक है काशीनाथ का माली। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, आलू जरा फीके पकाता है। और यहां लिख देते हैं कौन है, कौन है आगे आओ, आगे आओ। ये आप याद कर लेंगे तो आप ही के लिए बेनिफिट है ये। अब ये लिखा क्या हूं इस चीज को समझिए। काशी से मतलब क्या है, काशी से मतलब है के, काशी से क्या मतलब है, काशी से मतलब है के। और के को हम क्या कहते हैं बताइए, के को हम कहते हैं पोटेशियम। काशी का मतलब के और के को हम क्या कहते हैं, पोटेशियम। ना का मतलब क्या, ना यन ए, ना का मतलब सोडियम। का मतलब क्या, का मतलब क्या, सी ए, सी ए को क्या बोलते हैं, कैल्शियम।
सॉरी, का मतलब कैल्शियम। माली का मतलब क्या होता है? माली का मतलब होता है Mg, Mg का मतलब मैग्नीशियम। आलू का मतलब क्या होता है? आलू का मतलब होता है एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम का प्रतीक होता है Al। जारा का मतलब क्या होता है? जारा का मतलब होता है जिंक, और जिंक को Zn से प्रदर्शित करते हैं। फीके का मतलब क्या होता है? फीके का मतलब होता है Fe, Fe से फी, तो फीके का मतलब Fe, Fe को कहते हैं आयरन। पकाता का मतलब क्या होता है? Pb, और Pb को क्या कहते हैं? लेड। और है का मतलब क्या है का मतलब है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। इधर अगर ध्यान से देखिए, कौन का मतलब क्या होता है? तो कौन का मतलब होता है कापर। है का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? है का मतलब होगा मरकरी, और आगे का मतलब क्या हो जाएगा? Ag, और आओ का मतलब क्या हो जाएगा? Au। Ag को जानते हैं, यहाँ पे देखिए, कौन का मतलब Cu, Cu को कापर बोलते हैं। है का मतलब Hg, Hg को मरकरी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए, आगे का मतलब Ag, Ag को सिल्वर या चांदी बोलते हैं। और आओ, एक मिनट, आगे का मतलब Ag होता है, Ag को क्या बोलेंगे? सिल्वर। और आओ का मतलब Au, Au को बोलते हैं सोना, गोल्ड। ये कुछ धातुएं लिखी गई हैं, इन्हीं धातुओं को बस याद कर लीजिए, आपका विस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब ये धातुओं की किस चीज को दिखा रहा है? तो इस चीज को समझिए, ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? सक्रियता श्रेणी। ये किसको दिखा रहा है? सक्रियता श्रेणी। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो सक्रियता श्रेणी इसकी घट रही है। क्या हो रही है? इसकी सक्रियता श्रेणी घट रही है। यानी इसको मैं लिख सकता हूं सक्रियता श्रेणी का घटता क्रम, घटता क्रम, वो भी किसके? धातुओं के। धातुओं के सक्रियता श्रेणी का घटता क्रम, यानी ऊपर की धातु में सबसे ज्यादा सक्रिय, नीचे के जैसे जैसे आते जाएंगे सक्रियता उसकी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और यहाँ पर है, दो बार आया है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो एक है का मतलब हाइड्रोजन, और दूसरे है का मतलब मरकरी यानी Hg। अब यहाँ पर आगे देखिए, अब हम लोग का जो मेन मुद्दा था इस पर आते हैं। मेन मुद्दा क्या था? विस्थापन अभिक्रिया को समझना है। तो परिभाषा ध्यान सुनिए, परिभाषा बताया था आपको क्या? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु किसी लवण के दूसरे कम क्रियाशील धातु को क्या करता है? विस्थापित करता है या प्रतिस्थापित करता है। कैसे करता है? देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, एक पदार्थ या यौगिक के लिए लिया जिसको मैं बोल रहा हूं कॉपर सल्फेट, CuSO4। ठीक, यह एक लवण है, यह क्या है? लवण है। मैंने एक लवण ले लिया जिसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या है बताइए? कॉपर सल्फेट। ठीक, इसकी क्रिया बताइए किससे मैंने करा दिया? इसकी क्रिया मैंने करा दिया, इसकी क्रिया करा देता हूं, किससे करा दूं? कॉपर सल्फेट। चलिए, इसकी क्रिया मैंने करा दिया Fe से। किसे क्रिया करा दिया? Fe से। या फिर Fe से मत कराइए, मैंने इसकी क्रिया करा दिया Hg से, मरकरी से। किसे क्रिया करा दिया? मरकरी से। अब मरकरी से क्रिया कराने के बाद ये क्या होगा? इस चीज को थोड़ा सा इधर देख लीजिए। देखिए, मैंने एक यौगिक ले लिया कॉपर सल्फेट, ठीक, जिसको लवण कह रहे हैं, और एक धातु ले लिया मरकरी। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इस लवण में एक धातु यहां भी आपको दिख रहा है जिसको कॉपर बोल रहे हैं, और यहां भी एक धातु दिख रहा है जिसको मरकरी बोल रहे हैं। अब आपको दोनों को चेक करना है कि ये वाला ज्यादा सक्रिय है कि ये वाला है। इसको बस चेक कीजिए कि यह वाला इससे ज्यादा सक्रिय है कि कम सक्रिय है, बस वही आपका काम हो जाएगा। तो उसको चेक कैसे करेंगे? यहां पर आपको देखना है। बताइए, कॉपर ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है? तो कॉपर ऊपर है किससे? मरकरी से। यानी कॉपर की सक्रियता मरकरी से क्या है? ज्यादा है, क्योंकि नीचे की तरफ सक्रियता क्या हो रहा है? देखिए, घटता जा रहा है। तो कॉपर मरकरी से ज्यादा सक्रिय है, तो कॉपर क्या करेगा? मरकरी को हटाएगा, न कि मरकरी कॉपर को। तो यहां मरकरी क्या है? कम सक्रिय है,
ये मरकरी क्या है, कम सक्रिय है, तो ये मरकरी जो है इस चीज को विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो यहां पर जो रिएक्शन होगा, यहां पर क्या रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन होगा, यानी कोई अभिक्रिया इसमें नहीं होगी। आई बात समझ में। यहां पर इसी चीज का दूसरा रूप देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पे ले लिया एक दूसरा यौगिक, दूसरा यौगिक में देखिए मैं क्या ले लेता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर यहाँ पर देखिए मैंने एक यहाँ पे ले लिया कॉपर सल्फेट, फिर वही यौगिक है कॉपर सल्फेट, लेकिन यहाँ पर धातु मैंने दूसरा ले लिया, धातु यहाँ पर मैंने ले लिया क्या, आयरन। अब जैसे ही आयरन लूंगा, दोनों को आप चेक कीजिए, ये वाला धातु इस वाले धातु से ज्यादा सक्रिय है कि नहीं है। तो देखिए आपको आयरन यहां दिख रहा है और कॉपर आपको यहां दिख रहा है, तो बताइए ये आयरन क्या है, कॉपर से ज्यादा सक्रिय है। जब आयरन कॉपर से ज्यादा सक्रिय है तो आयरन कॉपर को क्या कर देगा, हटा देगा, यानी यह इसको विस्थापित कर देगा, ये जो है इस चीज को क्या कर देगा, हटा देगा। तो हटाएगा तो क्या होगा, देखिए आयरन इसकी जगह आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा FeSO4 और यहां से कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये बताइए कौन सी अभिक्रिया है, इसी अभिक्रिया को बोलते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये अभिक्रिया समझ में आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पेपर में कई बार आ चुका है, इसलिए आपको मैंने इसको एक नए पेज पर लेकर समझा दिया। तो एक बार फिर इसको रिवाइज करा देता हूं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु, इसमें से धातु ढूंढ लीजिएगा कौन अधिक है कौन कम है। ऊपर वाले अधिक होते हैं, जैसे जैसे नीचे जाओगे क्रियाशीलता घटती जाएगी, यानी ये यहां से यहां तक है, फिर उसके बाद यहां से, ये नहीं कि ये दोनों अलग है, ये दोनों एक ही लाइन में आएगा, स्पेस कम था इसलिए मैंने वहां पर लिख दिया। तो ऊपर वाला अधिक सक्रिय है, नीचे वाला कम सक्रिय है। तो होगा क्या बताइए, इसमें आपको क्या करना है, कोई एक अधिक क्रियाशील धातु रहेगा, जैसे यहां देखिए ये आयरन क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, ये क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो आयरन ने इस कॉपर को वहां से विस्थापित करा दिया और उसके जगह पर आकर आयरन सल्फेट बना लिया। वही यहाँ पर मरकरी देखेंगे तो मरकरी क्या है, इस कॉपर से कम क्रियाशील है, तो यह इसको हटा ही नहीं पाया, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर नो रिएक्शन हो। जब हटाएगा ही नहीं तो रिएक्शन कहां से होगा। आई बात समझ में, ये था क्या, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसके बाद आपको मैं एक और अभिक्रिया का नाम बताता हूं, जो वो भी आप कह लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो भी पेपर में कई बार आ चुका है, हमको लगता है 2024 के 2-3 सेट में आया था, जिसका नाम क्या है, द्विविस्थापन। बस विस्थापन क्या क्या लग जाएगा, द्विविस्थापन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो अगर आपको ध्यान से यहां देख रहे होंगे तो विस्थापन अभिक्रिया ही है एक तरह से, बस आगे द्वि शब्द लग गया। द्वि का मतलब क्या, यहां विस्थापन एक पदार्थ से हो रहा था, अब यहां विस्थापन कितने पदार्थ से होंगे, 2 पदार्थ से होंगे। कितने पदार्थ से होंगे, 2 पदार्थ से। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर देखिए विस्थापन अभिक्रिया आपका हो गया, यहां पर देखिए विस्थापन अभिक्रिया ये हो गया। आगे देखेंगे ध्यान से देखिए, आगे जो आपको बताया हूं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसमें नहीं है, यहां पे देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये भी हो गया है, वियोजन विघटन हो गया। नेक्स्ट पेज, हाँ ये आपका है, देखिए द्विविस्थापन। द्विविस्थापन भी सेम उसी प्रकार का है, इसमें कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा, हल्का फुल्का अंतर है, वो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, समझ लीजिए। पहले इसकी परिभाषा सुनिए, परिभाषा यहां पर देखिए क्या लिखा है, वह अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक, यानी यहां 2 यौगिक रहेगा, जैसे एग्जांपल में HCl और NaOH ले लिया। HCl क्या है, एक अम्ल है, NaOH क्या है, एक क्षार है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह लीजिए, और इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
या हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और इसको बोलते हैं क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, एक यौगिक आपको HCl दिख रहा है, दूसरा यौगिक क्या दिख रहा है? NaOH, अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयन, यानी पहला वाला यौगिक का एक आयन दूसरे वाले यौगिक के दूसरे आयन से विस्थापित कर देगा, और दूसरे वाले यौगिक का एक आयन पहले वाले यौगिक के एक आयन से विस्थापित, यानी दोनों अपने में कुछ भी कर सकते हैं, दोनों अपने में विस्थापित कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, इसीलिए नाम हो गया द्वि। और वहां से विस्थापित कर रहे हैं तो अभिक्रिया हो गई विस्थापन, उसीलिए नाम आ गया क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहां देखिए HCl लिखा है, क्या लिखा है? HCl। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, HCl को तोड़ेंगे तो एक H+ आएगा, एक Cl- आएगा। यहां पर अगर NaOH को तोड़ेंगे तो Na एक प्लस आएगा और OH क्या आएगा? एक माइनस आएगा। अब करना क्या है? इस वाले प्लस को दूसरे वाले प्लस से हटा दीजिए, इस वाले प्लस को दूसरे वाले प्लस से हटा दीजिए। जब इस वाले प्लस को इससे हटाएंगे तो बताइए H हटेगा तो उसके जगह Na आएगा, तो देखिए क्या बन गया? ये बन गया NaCl। इसको हटाने से एक नया यौगिक बन गया। दूसरा आप क्या काम कर सकते हैं? दूसरा काम ये कर सकते हैं, अब यहां पर देखिए Cl- आया है, Cl- को आप क्या कीजिए? इस OH- को रिप्लेस कीजिए, मतलब दोनों को अपने आप में रिप्लेस करना है। तो इसको इससे हटाएंगे तो ये यहां पर आ जाएगा, H के पास में क्या आएगा? OH। H और OH मिलकर क्या बना लेंगे? देखिए H2O जो है ये टूटता है किस में? H+ और OH- में। सेम चीज यही आप कर सकते हैं उल्टा, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? जल का निर्माण करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि OH अगर Cl को हटाएगा तो OH- और H+ मिलकर क्या बना लेगा? जल। और यहाँ Na, अब ये वाला इसके पास आएगा तो ये वाला इसके पास जाएगा, तो Na+ और Cl मिलकर क्या बना लेगा? NaCl। यानी दोनों आयन अपने आप में क्या हो रहे हैं? विस्थापित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? विस्थापित। ये दोनों आयन अपने आप में क्या हो रहे हैं? बताइए, विस्थापित हो रहे हैं। तो इसीलिए उसका नाम भी क्या पड़ गया? द्विविस्थापन, यानी दोनों आयन अपने आप में विस्थापित हो रहे हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर देख दिया, यहाँ पर देखिए NaCl है, NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। चलिए अब एक और रिएक्शन आता है जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं आपको सिंपली बता देता हूं, ध्यान सुनिए। ऑक्सीकरण, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को उपचयन भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। जैसे यहां पर देखिए नाम लिखा हूं उपचयन, उपचयन का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। सिंपल सी परिभाषा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, या दूसरा क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन या धातु की कमी होती है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वही चीज यहां पर लिखा है, देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना, जुड़ना का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन की वृद्धि होना। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। या तो ये दिमाग में कंसेप्ट ले लीजिए, या इसका जस्ट उल्टा, और का मतलब होता है अथवा। और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है अथवा। ये परिभाषा याद कीजिए या फिर ये याद कर लीजिए। हाइड्रोजन या धातु का निकलना,
किसी रासायनिक अभिक्रिया से हाइड्रोजन निकले या धातु निकले तो उसको हम क्या कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। दोनों चीजें कही है यहां अथवा कर या तो देखो दो कंसेप्ट है, अगर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है तो समझिए वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है हाइड्रोजन की वृद्धि तो दूसरा वाला केस देख लीजिए, या तो हाइड्रोजन की कमी हो, निकलना का मतलब क्या होता है, कमी होना होता है, निकलना का मतलब कमी होना, और जुड़ना का मतलब क्या होता है, वृद्धि होना होता है। तो हाइड्रोजन या धातु का निकलना उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। अब ध्यान से सुनिए, जिस पदार्थ का उपचयन होगा, क्या बताया हूं बताइए, आपको मैं बताया हूं जिस पदार्थ का उपचयन होगा, यहां पर देखिए जिस पदार्थ का, इसका जिस पदार्थ का, क्या लिखा है, पदार्थ, जिस पदार्थ का क्या होगा बताइए, उपचयन या ऑक्सीकरण होगा, उस पदार्थ को बताइए हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ को बोलते हैं अपचायक। क्या बोलते हैं, अपचायक। और अपचायक को इंग्लिश में कहते हैं क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं इसको हम, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, जिस पदार्थ का उपचयन या ऑक्सीकरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपचायक। अब जो उपचयन ऑक्सीकरण पढ़े हैं वही सेम चीज उसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन में देखिए बता देता हूं यहीं पर, इस चीज को क्या कर लीजिए, जो बढ़ रहा था उसको कम कर दीजिए, जो कम हो रहा था उसको क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना का जगह क्या कर दीजिए, निकलना कह दीजिए। ऑक्सीजन का निकलना या फिर कमी होना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। और यहां बोल सकते हैं हाइड्रोजन या धातु का जुड़ना या फिर वृद्धि होना आपका क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। वही चीज नीचे लिखा गया होगा, ध्यान से देखिए, यहां पर दिख रहा है आपको, देखिए उपचयन है ना, अपचयन। अपचयन में आपको यहां पर देखिए क्या दिख रहा है, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन का निकलना, अभी बताया देखो उसमें क्या था, ऑक्सीजन का जुड़ना है। यहां पर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए क्या दिया है, यहां पर दिया है ऑक्सीजन का जुड़ना, और यहां देखिए क्या दिया है, ऑक्सीजन का निकलना। निकलना का मतलब कमी होता है। अगर उल्टा देखेंगे तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन या धातु का क्या था, निकलना था। निकलना का मतलब क्या होता है, कमी। और यहां देखिए हाइड्रोजन या धातु का क्या हो गया, जोड़ना आ गया, और जोड़ना का मतलब क्या हो गया, वृद्धि। ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो ऑक्सीजन का निकलना या फिर कह लीजिए हाइड्रोजन या धातु का जुड़ना अपचयन कहलाता है। अब एग्जाम्पल आपको ऐसे समझ में आएगा नहीं, एक और चीज इसमें आपको बता देता हूं। देखिए जिस पदार्थ का उपचयन होता है उस पदार्थ को कहते हैं क्या, उस पदार्थ को कहते हैं अपचायक, इंग्लिश में बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और यहीं पर सेम उसी चीज का देखिए, जिस पदार्थ का क्या होके, जिस पदार्थ का हो जाए अपचयन उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ को हम कहते हैं, इसी का जस्ट उल्टा, ये अपचायक है तो इसको हम बोलेंगे क्या, उपचायक बोलेंगे, या इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। उपचायक कह लीजिए, उपचायक, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, ऑक्सी, इंग्लिश में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या है, अपचायक, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। आई बात समझ में। अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण तो बनता ही है। अब उदाहरण एक बनता है तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, यहां पे एक एग्जांपल लिखा हूं, इसी एग्जांपल से सारा चीज आपका मैं क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं, यहां पर थोड़ा सा देखिए, यहां पर देखिए दो पदार्थ लिया गया है, एक कॉपर ऑक्साइड है COO, यहां पर क्या, हाइड्रोजन। आपको करना, अगर कोई अभिक्रिया दे दे आपको पहचानना है कि ऑक्सीकरण है कि अपचयन है, क्या हो रहा है, कहां पर क्या है, तो उस चीज को समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए यहां पर देखिए, यहां कॉपर ऑक्साइड है, इस कॉपर ऑक्साइड जो यहां पर दिख रहा है, तीर के उस साइड देखिए, यानी जो अभिकारक में कॉपर ऑक्साइड है, उत्पाद में देखिए उसमें हुआ क्या है। यहां देखिए, यहां पर जो कॉपर ऑक्साइड आपको दिख रहा है, ये जब इधर जा रहा है
यहां पर आ रहा है, यानी ये चीज जब इधर जा रहा है तो बताइए इसमें क्या हो रहा है। यहां से देखिए कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन दिख रहा है। अच्छा ये बताइए इधर ऑक्सीजन है, कहाँ है, गायब हो गया। तो बताइए यहां से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया ना। यानी यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निकलना हो रहा है, यानी यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब बताइए जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिर तो ढेर समस्या है। और आप सीखे हैं कि ऑक्सीजन की जहां कमी होती है उसी को हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाता है, अपचयन। तो बताइए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, अपचयन हो रही है। अब दूसरा वाला पदार्थ देखिए, दूसरा वाला पदार्थ देखेंगे आप तो ध्यान से इधर देखिए, ये दूसरा पदार्थ आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन उधर जाने, उधर का मतलब उत्पाद में जाने के बाद क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन जब उत्पाद में जा रहा है तो इधर देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ आ गया, यानी इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे करता हूं, ऑक्सीजन का जुड़ना बताइए क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर बताइए क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है क्या, उपचयन या ऑक्सीकरण। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की क्या हो रही है बताइए, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपचयन। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीजें नहीं समझ में आई होगी, बिल्कुल आसान वे में समझ आई होगी। इसका एक और एग्जाम्पल लेता हूं ताकि आपका ये सारा जो भी मन में डाउट है उस दूर हो जाए। और उस डाउट को दूर करने के लिए एक नए प्रकार की अभिक्रिया आती है, उस नए प्रकार की अभिक्रिया का नाम है क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए इसी के जस्ट पीछे क्या पढ़े हैं, ऑक्सीकरण पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं, अपचयन पढ़े हैं। ये अलग अलग चीजें पढ़ लिए, अब दोनों को एक ही साथ मिला दीजिए, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या फिर वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन, उपचयन को भी बताए ऑक्सीकरण कहते हैं, और अपचयन को रिडक्शन यानी अपचयन ही कहते हैं, दोनों होते हैं। या क्या हो, वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और अपचयन दोनों होते हो, यानी दोनों एक साथ दिखेंगे, उसे ही क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। इसी के पीछे आपको एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाया था। यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा इसको बैक करता हूं, तो यहां पर ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बैक देखिए, यहां पर देखिए ये। अच्छा ये बताइए ये रासायनिक अभिक्रिया थी, इसमें बताइए क्या हो रहा है, अपचयन। इसी में बताइए क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण या उपचयन। अब दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बताइए एक्चुअल में ये किस चीज का उदाहरण है, एक्चुअल में ये किस चीज का उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। यहां पर बस आपको समझाने के लिए बताया गया कि अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रहा है तो वहां पर अपचयन, अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहां पर क्या होगा, उपचयन या ऑक्सीकरण होगा। अगर ये दोनों किसी एक साथ अभिक्रिया में आ जा रहे हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ध्यान से देखिए, अब इस चीज को भी समझ लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे एक पदार्थ आपको दिख रहा है क्या, MnO2। तीर के उधर जाइए, देखिए क्या हो रहा है। जब तीर के उधर Mn के पास जाते हैं तो इस Mn के पास ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन आपको दिख रहा है कहीं, यहाँ ऑक्सीजन जो है यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और जब ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है तो बताइए यहाँ ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। और जहां ऑक्सीजन की कमी होती है वहां होता है क्या, अपचयन। यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन हो गया। दूसरा वाला पदार्थ देखिए आपको क्या दिख रहा है, HCl दिख रहा है। HCl बताइए इधर जाने के बाद क्या हो रहा है HCl में, तो इधर HCl जब जा रहा है तो यहाँ पर देखिए H वाले पदार्थ में क्या हो रहा है, यहाँ Cl तो निकल रहा है लेकिन ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहा है बताइए, जुट रहा है। और जानते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन के क्या होना, जुड़ना, बताइए क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या वृद्धि क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन, या इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण।
इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट। ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए क्या हो गया, रिडॉक्स अभिक्रिया ये हो गया। चलिए आगे रिएक्शन देखते हैं। आगे दो रिएक्शन है जिसको हम ऊष्माक्षेपी रिएक्शन और ऊष्माशोषी रिएक्शन कहते हैं। ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है। ये जितने रिएक्शन यहाँ पर लिखा गया है समझिए बोर्ड में पूछे जा चुके हैं सब रिएक्शन, इसीलिए कह रहा हूं केवल इतना कर लीजिए, बाकी कोई 10 में रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने में आपका सारा निपट जाएगा। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सो का मतलब एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब बाहर निकलना। यहाँ पर अगर ट्रिक के माध्यम से याद रखे रहेंगे, यहाँ पर देखिए एक्सो को, यहाँ पे एक्सो दिख रहा है, एक्सो का मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट होता है, और एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना होता है। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो क्या बाहर निकलना, तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा बाहर निकलना। सिंपल सी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा निकलता है या वह अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और इसी का जस्ट उल्टा ऊष्माशोषी है। ऊष्माशोषी का देखिए इंडो दिया है, इंडो का मतलब क्या है चीज, इंडो का मतलब इन से, इन का मतलब क्या होता है, अंदर आना। यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो, अंदर आने का मतलब क्या होता है, अवशोषित होती है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना, तो परिभाषा दोनों क्लियर हुआ। अब दोनों परिभाषा क्लियर हुआ तो आगे देख लीजिए कैसे क्या होगा। देखिए यहां एक रिएक्शन लिखा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी जस्ट पीछे आपको पढ़ाया था, कैल्शियम कार्बोनेट को ये क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। और ये आपका क्या है, चूना है। वो भी कौन सा चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो होता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म, ऊपर वाला छोड़ दिया क्या, ऊपर वाला पहले देख लीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होगी, कार्बन का दहन करा दीजिए, वहां पर लिखा गया होगा दहन जो होता है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अच्छा दहन नेक्स्ट टॉपिक में उसको आ जाएगा वहां पर। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें से ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो कार्बन को मैंने क्या किया, जलाया, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का तो जलेगा नहीं वो। तो जब कार्बन का दहन कराया जाता है यानी कार्बन को जलाया जाता है, कार्बन को दहन कराने का मतलब क्या, कार्बन का ऑक्सीजन से क्रिया कराना। तो जब कार्बन का ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कुछ ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। और अभी पढ़े हैं कि ऊष्मा का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करेंगे तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब देखिए ऊष्मा इसमें कैसे अवशोषित होते दिखाया जा रहा है, यहाँ डेल्टा चीज है। गर्म करेंगे तो बताइए गर्म होगा तो ऊष्मा किस में जाएगा, इसी पदार्थ में तो जाएगा, तभी तो ये पदार्थ अलग होगा। तो यहाँ पर ऊष्मा यहाँ पर दी जा रही है, यहाँ पे इसको क्या दिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है, ऊष्मा दिया जा रहा है। ये ऊष्मा अवशोषित कर रहा है जिसके कारण दो भागों में बट गया। एक को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहां से आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो रहा है। और इसको आप जानते ही हैं, पढ़े ही हैं। इसको बताइए क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, इसमें और है क्या, नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब लगभग ये खत्म ही हो चुका है, छोटा सा रिएक्शन है, ध्यान से देखिए। ये रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन आप बात नहीं मेरा मानेंगे लेकिन प्रीवियस ईयर आप उठाकर अगर देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर उठाकर जाकर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी पेपर में हमको लगता है हर बार किसी न किसी सेट में आपको दिखेगा ही दिखेगा।
तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए ये है क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसी को निराकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। इसमें आपको एक अम्ल लेना है और एक क्षार लेना है, दोनों को आपस में क्रिया करा देंगे। जब कोई अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो दो चीज बनाता है, एक लवण बनाता है और एक जल बनाएगा, और उसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। परिभाषा भी सेम वैसी हो जाएगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहां पर दिख भी रहा होगा, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है HCl, बताइए क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाम में ही अम्ल छुपा है। तो HCl का मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बताइए क्या है, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक। और ये वाला बताइए क्या है, ये वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड बताइए क्या होता है, सोडियम, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक हम क्षार कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको बताइए हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्षार। और ये बताइए क्या है, एक अम्ल है। तो एक अम्ल लिया, एक क्षार लिया, दोनों की आपस में क्या करा दिया, क्रिया करा दिया। तो जानते हैं अम्ल को तोड़ेंगे तो H+ और Cl-, और क्षार को तोड़ेंगे तो Na+ OH-। ये प्लस वाला इसके साथ माइनस वाले के मिलकर यौगिक बना लेगा, तो Na+ Cl- मिलकर क्या बना लिया बताइए, NaCl। और H+ और OH- मिलकर क्या बना लिया, H2O। और H2O आपका बताइए क्या है, एक जल है। और NaCl बताइए क्या, एक लवण है। तो बताइए कोई अम्ल क्षार के साथ क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, लवण और जल बना रहा है। और अभी पढ़े हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पेपर में बस इतना ही लिखना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका रिएक्शन दिख रहा होगा कौन सा, दहन। क्या दिख रहा है, दहन दिख रहा है। दहन अभिक्रिया सिंपल सी बात है, दहन शब्द का मतलब क्या है, किसी भी चीज का दहन कराए आप ऑक्सीजन से उसकी क्रिया करा दीजिएगा। जब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो एक आपका क्या होगा, उसमें से ऊष्मा बाहर निकलेगा। और वही परिभाषा में भी लिख दीजिएगा कि दहन वह रासायनिक प्रक्रम होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराने पर ऊष्मा क्या होता है, उसमें से बाहर निकलता है। वही लिखा भी हूं, ध्यान से देखिएगा, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। और ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा का देना क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। भी पीछे पढ़े थे। तो दहन एक बताइए, यहाँ पर एक दहन एक कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, याद रख रहिएगा, बहुविकल्पी में आ जाता है। दहन एक कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक ना। तो इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, देख लीजिए, दहन एक कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब जैसे मान लीजिए कार्बन का दहन करा लीजिए, तो देखिए कार्बन लिया, दहन का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराइए। ये क्या है बताइए, ये आपका है कार्बन। इसकी क्रिया किससे करानी है बताइए, इसकी क्रिया करा देते हैं ऑक्सीजन से। जब कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 बनेगा। और यहां से ऊष्मा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ये क्या बन रहा है बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक। तो दहन भी एक सिंपल अभिक्रिया है, ये भी आपको पता चल गया होगा। एक और अभिक्रिया है जिसका नाम क्या है, इस अभिक्रिया का नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको किसी न किसी सेट में ये मिल जाएगा, आप खोज लीजिएगा। देखो सिंपल सी बात बताता हूं, प्रतिस्थापन को ही विस्थापन कहते हैं, सीधी सी बात। जो विस्थापन की अभिक्रिया पढ़े हैं आप, वही सेम क्या है, प्रतिस्थापन है।
बशर्ते प्रतिस्थापन को कार्बनिक यौगिक में बोला जाता है और विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, अकार्बनिक यौगिक में बोलते हैं। तो प्रतिस्थापन में भी वही होगा, एक परमाणु आयन या समूह किसी यौगिक के दूसरे परमाणु या आयन या समूह को क्या करेगा, विस्थापित या प्रतिस्थापित करेगा। अब कार्बनिक यौगिक के लिए हैं तो कार्बनिक यौगिक में देखिए संतृप्त और असंतृप्त पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एकल बांड से जुड़ा रहेगा, ठीक, एक कार्बनिक यौगिक लेना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब कोई परमाणु किसी आयन दूसरे परमाणु या समूह द्वारा, कोई हाइड्रोकार्बन का एक परमाणु होगा किसी दूसरे आयन परमाणु या समूह द्वारा क्या होगा, प्रतिस्थापित होगा। प्रतिस्थापित का मतलब ये वाला इस वाले को हटाएगा, तो वैसी अभिक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में आपको यहां दिख रहा होगा, देखिए ये क्या है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम क्या है, मेथेन। सभी लोग जानते हैं, क्या नाम है बताइए, मेथेन। और यहां पर मैंने एक दूसरा परमाणु ले लिया जिसका नाम क्या है, क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन, ठीक। अब ये क्लोरीन क्या हुआ, और यहां पर उपस्थिति किसकी ले ली, सूर्य के प्रकाश की। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन की क्रिया किसी हैलोजन से होती है, हैलोजन का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब हैलोजन से होती है तो होगा क्या, ये हैलोजन का एक परमाणु इसके हाइड्रोजन के एक परमाणु को हटा देगा। इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा इधर ध्यान लगाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए इसकी मैं संरचना बनाता हूं। कार्बन में जानते हैं क्या, सिंगल बॉन्ड होता है और 4 हाइड्रोजन है तो चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। ये चारों क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। इसकी क्रिया बताइए किससे आप करा रहे हैं, क्लोरीन से। क्लोरीन 2 परमाणु है तो Cl ऐसे कर दिया। अब ये एक क्लोरीन एक Cl को लेकर क्या हो गया, अलग हो गया। तो H और Cl मिलकर क्या बन गए बताइए, HCl। क्या बन गए, HCl बन गए, ठीक। अब यहां पर देखिए ये जैसे HCl बनाएगा यहां का बॉन्ड खाली हो गया तो ये वाला Cl इसके पास आएगा। तो CH3 है, CH3 के पास Cl आ गया तो क्या बन गया, CH3Cl। और CH3Cl को हम कहते हैं क्या, मेथिल क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं, मेथिल क्लोराइड कहते हैं। और इसको आप जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताइए, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, ठीक। अब आप चाहेंगे तो इसका भी प्रतिस्थापन करा सकते हैं, सेम ऐसे ही स्टेप होगा। जैसे अगर ध्यान से देखिए इधर आपको मैं बताता हूं, इसका प्रतिस्थापन कराएंगे तो क्या होगा। जैसे देखिए यहां पर मेथेन था CH4, वहां मेथिल क्लोराइड आ गया। उस मेथिल क्लोराइड को उठाकर यहां लाइए। जैसे यहां मेथिल क्लोराइड लाऊंगा तो ये बताइए क्या हो गया, CH4 हो गया। CH4 कहां से, ये तो मेथेन हो गया ना, उसको उठा कर लाइए तो ये क्या दिख रहा है, CH3Cl हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। इसकी क्रिया पुनः इसके साथ कराइए, Cl2 के साथ। जब पुनः Cl2 के साथ कराएंगे, उपस्थिति सेम वही लेनी है, उसको कुछ चेंज नहीं करना है। तो जब ऐसा कराएंगे तो सेम यही स्टेप होगा। इसको भी क्या कीजिएगा, ऐसे बांट दीजिएगा। अब यहां देखिए पहले वाले में कितने हाइड्रोजन थे, 4। इस वाले में कितने हाइड्रोजन है, 3। अब 4 में से 1 हाइड्रोजन निकल गया तो इन 3 में से 1 हाइड्रोजन निकाल दीजिए। तो बताइए जब 1 हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बचेगा, CH2, 2 हाइड्रोजन बचेगा। यानी यहां पर हो जाएगा CH2 और 1 Cl इसके साथ जोड़ दीजिए, क्या बन गया, ये हो गया 1 Cl पहले से है, 1 Cl इसमें का, तो ये Cl2 और यहां से पुनः HCl क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब ये जो मिला है यहां देखिए मेथिल क्लोराइड है, यहां बताइए 1 कार्बन है तो मेथिल ही होगा, लेकिन क्लोराइड कितने हैं, 2, तो इसको बोलेंगे डाई मेथिल, नहीं मेथिल डाई क्लोराइड बोल देंगे, क्योंकि क्लोराइड आपका 2 है तो क्लोराइड में डाई लगाएंगे तो मेथिल डाई क्लोराइड हो जाएगा। अब इसी को चाहेंगे आप तो एक और स्टेप में इसको बढ़ा सकते हैं। जब तक हाइड्रोजन नहीं हो हट जाता वहां से तब तक इसको प्रतिस्थापित करते रहिए। जैसे अब ये वाला मिल गया ना, इसको उठा के इधर लाइए,
ये क्या है बताइए, CH2Cl2। इसको पुनः किससे क्रिया कराइए, Cl2 से, उपस्थिति भी सेम वही रहेगी। जब ऐसा करेंगे तो होगा क्या, देखिए CH2Cl2, अब पुनः देखिए इसमें से ध्यान से अगर देखिए, यहाँ 4 हाइड्रोजन था, एक कम हो गया, CH3Cl मिल गया। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, एक कम होगा तो CH2Cl, ये एक Cl इसमें ऐड होता रहेगा और यहाँ का H इस Cl के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें से ये H2 एक हाइड्रोजन कम कीजिए, तो एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो क्या मिलेगा, CH, और एक Cl जो हाइड्रोजन कम हुआ था उसके पास लाकर जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा CH और Cl कितना है, 2 से 3 हो जाएगा यानी Cl3, यानी यहाँ पे बताइए क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा CH और एक HCl क्या हो गया, बाहर हो गया। अभी भी यहाँ देखिए एक H बट जैसे इसको प्रतिस्थापित करते करते आए यहाँ पर, तो अभी एक H बचा हुआ है, इसको भी प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए CHCl3, इसको पुनः इससे क्रिया कराया, उपस्थिति सेम यही लिया। अब यहाँ एक H दिख रहा है, इसको Cl से हटा दीजिए, प्रतिस्थापित करा दीजिए, तो यहाँ पर बताइए क्या मिलेगा, C मिलेगा। अब Cl 3 से क्या हो जाएगा, एक इसमें का जोड़ दीजिए, 3 से 4 और पुनः HCl क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 यौगिक जो मिले हैं इनका आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे CHCl3 को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। यह क्या है, कार्बनिक यौगिक होता है जो निश्चेतक का काम करता है। निश्चेतक का मतलब बेहोश करने के लिए। और यहाँ पर जो मिल रहा है इसका देखिए, कार्बन 1 है और क्लोरीन कितना है, 4। 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा कहते हैं, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब पेपर में जरूरी नहीं है कि आप चारों रिएक्शन लिखिए, परिभाषा लिखिए सिंपल और एक पहला रिएक्शन लिख लीजिए, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये थी क्या, 10 के बोर्ड पेपर में हर बार पूछे जाने वाले रासायनिक अभिक्रिया। इतना कर लीजिए, इससे ज्यादा आपका कोई रासायनिक अभिक्रिया आने वाला नहीं है। कुछ और अभिक्रियाएं हैं जो बता देता हूं, वहां से क्वेश्चन भी आता है, खासकर बहुविकल्पी में आपका मिल जाएगा। जैसे देखिए एक नया पेज लेता हूं, यहां पर इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई अम्ल है, ठीक, इस अम्ल की धातु से क्रिया कराइए। इसी अम्ल की किससे क्रिया कराइए, धातु से। तो जब कोई अम्ल धातु से क्रिया करता है तो आपका क्या बनाएगा, धात्विक लवण बनाएगा। यहां पे क्या बनेगा, एक लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। जब कोई अम्ल धातु से क्रिया करता है तो एक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मान लो मैंने क्या ले लिया, HCl। अम्ल क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और धातु की जगह मैंने क्या ले लिया, सोडियम। तो अम्ल लिया HCl, धातु लिया सोडियम। तो बताइए ये सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटाएगा। तो हाइड्रोजन को हटाएगा तो बताइए यहाँ क्या मिल जाएगा, NaCl। और अभी पीछे पढ़े NaCl को क्या कहते हैं, लवण। और H क्या होगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन वहां 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो इसको भी 1 बनाना पड़ेगा। तो इसको आधा कर देंगे, 2 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 1, यानी हाइड्रोजन भी 1 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इतना ध्यान से जान जाइए। बहुविकल्पी में या वैसे नॉर्मली भी पूछ लेता है, बार बार पूछता रहता है। अब बहुविकल्पी में फंसाने के लिए क्या पूछता है, आप तो दिमाग में सेट कर लिए कि अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तो लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। लेकिन क्या सभी अम्ल ऐसा करते हैं, नहीं, सभी अम्ल ऐसा नहीं करते हैं। तो कौन से अम्ल हैं जो धातु के साथ अभिक्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकालते हैं, उसके लिए आपको धातु को समझना पड़ेगा। देखिए आप धातु को सीधा समझिए, रिएक्शन आसान हो जाएगा। तो कौन सी धातुएं हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकालती हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक याद रख रहिएगा, जिसको बोलते हैं क्या, छापा। क्या बोलते हैं, छापा। आखिर ये छापा क्या है, C से कापर, H से मरकरी, A से Ag,
P से प्लेटिनम और A से A। ये ऐसी 5 धातुएं हैं जो क्या करती हैं, इस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं। और यहीं से पेपर में आता है सवाल बहुविकल्पी में कि कौन सी धातु है जो इस अम्ल के साथ क्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। 5 में से कोई एक ऑप्शन में दे देगा, आपको पता होगा तो टिक मार कर चले आइएगा। तो ये एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो पेपर में हर बार आता भी है। ठीक, तो रिएक्शन में मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है, इतना में आपका सारा रिएक्शन मिल जाएगा। एक बार फिर से पेज आपको दिखा देता हूं, पेज देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इसमें सारा आपका 10 का रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको नोट्स बनाना होगा तो नोट्स यहाँ पर है, ठीक ना। देखिए पहला आपको रिएक्शन यहाँ बताया गया है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए इधर देखते हैं, और छोटा करना पड़ेगा लग रहा है। ये क्या है, यह निम्न प्रकार का होता है। हम्म, हम्म, ठीक है। कुछ ज़्यादा छोटा दिख रहा है क्या। ठीक है, देख रहा हूँ मैं, देख रहा है। तो ये आपका पेज नंबर 1 है। रिएक्शन देख लीजिए, योगात्मक अभिक्रिया, विघटन वियोजन या अपघटन इसको कहते हैं। साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा आपको ये दिख रहा होगा, इसको भी छोटा करना पड़ेगा। दूसरे वाले का प्रकार वहां पर लिखा गया है। दूसरा पेज ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पेज देखिए, तीसरा। इसको भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी वहां बता दिया हूं। नेक्स्ट पेज देखिए, ये तो रफ वर्क है, इसको छोड़ते हैं। ये देख लीजिए, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आप ये देख सकते हैं, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट पेज देखिए, ये लास्ट पेज है, इसको सही से देख लीजिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है,
पेपर में कई बार आ चुका है, इसको देख लीजिए, रिएक्शन समझ लीजिए। ठीक, तो मुझे उम्मीद होगा ये लेक्चर आपको समझ में आया है। आपको क्या करना है, अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा, आपको इतना अच्छे से बताया गया है कि सारे रिएक्शन आप चाह अगर ध्यान से सुने होंगे तो याद भी हो गया होगा। अगर बाय द वे नहीं होता है तो एक बार दो बार इसको रिवाइज कर कर देखिएगा, आपको सारा रिएक्शन याद हो जाएगा और आसानी से उसको बोर्ड पेपर में आप लिख सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी का लेक्चर किसी दूसरे टॉपिक पर लेकर आऊँगा। आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट, खासकर कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी लेक्चर में कमी है या जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप ना एकदम कमेंट पूरा दबा कर भर डालिए, क्योंकि उसी को मैं डेली पढ़ता हूँ, उससे देखूंगा आपको कहाँ पर दिक्कत समस्या आ रही है। अगर कोई समस्या होगी तो उसको अगले लेक्चर में जरूर दूर किया जाएगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत।